हेलो दोस्तों, मैं फिरदौस फातिमा फ्रॉम साइना कॉमर्स कोचिंग रायपुर छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ एक नए असाइनमेंट का सॉल्यूशन लेके। हम हमारे इस वीडियो को बनाने के पीछे मोटिव कोई भी बिजनेस को प्रमोट करना या आंसर प्रोवाइड करना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कि वो लोग परफेक्टली आंसर कैसे लिख सके। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह नवंबर असाइनमेंट नंबर 3 क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का आंसर का फॉर्मेट, ये एक टाइप का स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, मार्केट प्राइस ऑलवेज टेंड्स टू बी इक्वल टू द नॉर्मल प्राइस, एक्सप्लेन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका जो मार्क्स है वो है 4 मार्क्स का। इसका जो वर्ड लिमिट है वो 75 से लेकर 100 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है। हमको ना इससे ज़्यादा लिखना है ना इससे कम लिखना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, जब हम आंसर लिखते हैं तो सब एक जैसे ही लिखेंगे, लेकिन हमको अपने आंसर को दूसरों से अलग और एट्रैक्टिव बनाना है ताकि जो एग्जामिनर है वो चेक करते समय हमको एक्स्ट्रा मार्क्स दे। इसलिए हम यहाँ पे ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करें और अंडरलाइन प्रॉपरली करेंगे। फर्स्ट हमने लिखा है मीनिंग ऑफ मार्केट प्राइस, ब्लैक पेन से लिखा है, प्रॉपरली उसको अंडरलाइन किया ताकि वो वर्ड हाईलाइट हो सके। फिर हमने मार्केट प्राइस को एक्सप्लेन किया है कि जो प्राइस मार्केट में टेम्परेरी पीरियड के लिए चलता है उस प्राइस को बोला जाता है मार्केट प्राइस। फिर सेकेंड क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमारा एक नॉर्मल प्राइस भी वर्ड आया है, तो हमने उसकी भी मीनिंग क्लियरली बता दी है। मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्राइस, जो प्राइस मार्केट में लंबे समय तक चल रहा है उसको बोला जाता है नॉर्मल प्राइस। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया, मार्केट प्राइस ऑलवेज टेंड्स टू बी इक्वल टू द नॉर्मल प्राइस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो मार्केट प्राइस है वो हमेशा नॉर्मल प्राइस के इक्वल होता है। अब वो होता है कि नहीं होता है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। मार्केट प्राइस इज़ फॉर अ पर्टिकुलर टाइम बट नॉर्मल प्राइस इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट प्राइस जो होता है वो एक पर्टिकुलर कम समय के लिए होता है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल प्राइस है वो लंबे समय तक के लिए होता है। मार्केट प्राइस इज़ द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन अ पर्टिकुलर डे और अ पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पे भी वही बताया है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ये रिजल्ट होता है मार्केट की डिमांड और सप्लाई के कारण इसका इफेक्ट होता है। नॉर्मल प्राइस ऑन द अदर हैंड इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड डिमांड एंड सप्लाई। लंबे समय तक किसी प्रोडक्ट का अगर डिमांड और सप्लाई है उसके कारण जो प्राइस होता है उसको बोला जाता है नॉर्मल प्राइस। In other words, in the short period, at any moment, the market is in the equilibrium. But this equilibrium is the result of the temporary intersection between demand and supply. The market price cannot diverge violently from the normal price for long. It simply fluctuates just above and below the normal price and shortly returns toward it. ये था हमारा फर्स्ट आंसर। अब देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा डिफरेंस पूछा है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इसका भी जो मार्क्स है वो है 4 मार्क्स और इसका जो वर्ड लिमिट है वो 75 से लेकर 100 वर्ड्स तक। जब हम 12th में आ जाते हैं तो डिफरेंस हम ऐसे ही नहीं लिख देते हैं, पहले जो चीज़ पूछा है उसका मीनिंग लिखते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मीनिंग ऑफ मोनोपोली। पहले मोनोपोली क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया है। मोनोपोली इज़ अ मार्केट कंडीशन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेलर होता है। अगर हमको शॉर्ट में बताना हो, जैसे इंडिया में मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल है रेलवेज। जैसे रेलवे सिर्फ और सिर्फ एक ही है और उसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही ऑपरेट कर सकता है, कोई भी प्राइवेट बंदा और दूसरा रेलवे चला नहीं सकता। फिर नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इट इज़ ऑल्सो अ मार्केट कंडीशन जहाँ पे जो सेलर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और जो प्रोडक्ट वो लोग सेल आउट करते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है। अब इसका एग्जांपल है टूथपेस्ट। जैसे बहुत सारी कंपनी है, पेप्सोडेंट, कोलगेट, ये वो सारे टूथपेस्ट बनाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है। किसी में सॉल्ट होता है, किसी में नीम होता है, अलग अलग टाइप के। इसको बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। फिर हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन, हमने प्रॉपरली इसका कॉलम ड्रॉ किया। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिस लिखना। यहाँ पे हमने बेसिस बताया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मीनिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किया नंबर ऑफ बायर एंड सेलर से। मोनोपोली कंपटीशन में, मोनोपोली में सिर्फ और सिर्फ सिंगल
सेलर होता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोली में आपका एंट्री और एग्जिट पे रिस्ट्रिक्शन होता है, कोई भी न्यू कंपनी इजीली आ नहीं सकती मार्केट में। फिर नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा कोई भी एंट्री का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है आपका मार्केट सिचुएशन। यहाँ पे बोला गया है कि जो मोनोपोली में जो सेलर होता है, जो भी प्रोडक्ट बेचता है, उसको कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता, मतलब उसके प्रोडक्ट के जैसा और कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें ऐसा पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट है आपका सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है सिंपली जो एडवर्टीजमेंट में जो कॉस्ट आता है उसको बोला जाता है। अब जो आपका मोनोपोली है उसके जैसा कोई भी प्रोडक्ट बेचता ही नहीं, तो इसलिए उसको एडवर्टीजमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे किसी भी टाइप का सेलिंग कॉस्ट नहीं लगता है। फिर हो गया हम लोग का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर होते हैं, वो लोग जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, इसलिए अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेस्ट बताने के लिए वो लोग एडवर्टीजमेंट का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट लगता है। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द प्राइस डिटर्मिनेशन इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अब हम लोग को प्राइस डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन करना है, जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एक फीचर है अंडर डिफरेंट हेड्स, मतलब ये डिफरेंट जो हेड्स दिए हुए उसको ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन करना है। अब ये जो 3 हेड्स दिए हुए ए, बी और सी, डिमांड ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये सब के अपने अपने 2-2 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है 2 + 2 + 2 = 6, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का है, जो एक हेड है वो 2 मार्क्स कैरी कर रहा है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन की मीनिंग पहले हमने लिख दी, मीनिंग ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है? द मोर नियरली परफेक्ट मार्केट इज द स्ट्रॉन्ग द टेंडेंसी फॉर द सेम प्राइस टू बी पेड फॉर द सेम थिंग एट द सेम टाइम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द मार्केट। इसका मतलब होता है मार्केट में जितने भी सेलर है वो लोग एकदम एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और एकदम एग्जैक्टली सेम प्राइस में। अगर एक सेलर एक चीज़ को 2 रुपये में बेचता है तो दूसरा भी 2 रुपये में ही बेचेगा, वो ना उससे ज़्यादा में बेच सकता है ना कम में बेच सकता है। फिर जो डिफरेंट हेड्स दिया हुआ था उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला है आपका डिमांड ऑफ गुड्स। देखिए अब हमको पता है जब जो चीज़ महंगी होती है या जिसका प्राइस ज़्यादा होता है उसका डिमांड कम होता है, और जो चीज़ सस्ती होती है जिसका प्राइस कम होता है उसका डिमांड ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया। फिर नेक्स्ट है आपका सप्लाई ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है जैसे सप्लाई का प्राइस ज़्यादा होता है तो हमारा डिमांड भी, जैसे आपका प्राइस ज़्यादा होता है प्रोडक्ट का सप्लाई भी ज़्यादा होगा, जैसे ही आपका प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा, इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। फिर थर्ड है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब इसमें आप लोग ध्यान रखिए ये टेबल बनाना और ग्राफ बनाना मस्ट है, आप लोगों को ग्राफ बनाना ही बनाना है। थर्ड था हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल होना, ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल है। मान लो डिमांड भी 50 यूनिट्स गुड का है और सप्लाई भी 50 यूनिट गुड्स का है, तो उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए इसका जो ग्राफ है यहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जहाँ पे पॉइंट बना हुआ है P, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में। डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्सटेंशन ऑफ मार्केट। अब ये कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो मार्केट की जो साइज होती है, कितना बड़ा मार्केट होगा, उसको इफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का है और उसका वर्ड लिमिट है 150 से लेकर 200 तक, तो इसी को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे हम लोग। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे पहले बता दिया हमने मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ मार्केट। अब एक्सटेंट ऑफ मार्केट होता क्या है? एक्सटेंट ऑफ मार्केट होता है कि एक मार्केट है उसका साइज कितना बड़ा होगा। एक मार्केट छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, ये डिपेंड करता है। 2 कैटेगरीज में हमने बांट दिया है। नेचर ऑफ द कमोडिटी, एक कमोडिटी कैसे है उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड है आपका इंटरनल कंडीशन ऑफ द कंट्री, एक कंट्री की कंडीशन कैसे इस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर कैसे होता है? पहला है इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ डिमांड। अब वो जो कमोडिटी जो मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहा है
उसका डिमांड कैसा है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे और मार्केट ज़्यादा बड़ा होगा। अगर डिमांड कम है तो कम प्रोडक्ट बिकेंगे और मार्केट छोटा होगा। नेक्स्ट है आपका सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर कमोडिटी का सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में तो मार्केट जाहिर सी बात है बड़ा होगा। अगर सप्लाई कम है तो छोटा मार्केट। पॉपुलैरिटी, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो उसके लिए बड़ा मार्केट, कम पॉपुलर है तो छोटा मार्केट। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब प्राइस जो है वो स्टेबल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होना चाहिए, ना ही आपका ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, एकदम स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंटरनल कंडीशन ऑफ द कंट्री। ये है हमारा सेकंड कंडीशन, मतलब हमारी कंट्री की जो कंडीशन है वो भी इफेक्ट करती है कि हमारे मार्केट का साइज कैसा होगा। पहला, पीस एंड सेफ्टी। अगर हमारी कंट्री के अंदर पीस है, सेफ्टी है, ठीक है, तो हमारी कंट्री का जो मार्केट है वो बड़ा बड़ा होगा। अगर हमारी कंट्री में वायलेंट ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा ये सब ज़्यादा होगा, तो हमारी कंट्री में मार्केट बहुत कम होंगे और बहुत छोटे छोटे से होंगे। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाइडनिंग द स्कोप ऑफ द मार्केट। आपको पता है हम अगर किसी भी सामान को खरीदने के लिए जाते हैं तो हम ऐड सबसे पहले उसका देखे रहते हैं। ऐड में देख लिया मतलब हमको वो प्रोडक्ट खरीदना ही है। जिस भी प्रोडक्ट का ऐड ज़्यादा दिखाता है उसका मार्केट बड़ा होता है और जिस प्रोडक्ट का ऐड नहीं आता है उसका मार्केट छोटा होता है। फिर नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी। आपको पता है कि हर प्रोडक्ट में, हर सामान में टैक्स लगा होता है। जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा टैक्स लगा होता है वो सामान महंगा हो जाता है और महंगा होने के कारण लोग कम खरीदते हैं, मतलब उसका छोटा मार्केट। अगर जिस प्रोडक्ट में कम टैक्स लगा है मतलब वो प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सस्ता रहेगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट का प्राइस कम रहेगा तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। नेक्स्ट 4 पॉइंट है आपका साइंटिफिक मेथड ऑफ सेल। बाय साइंटिफिक मेथड ऑफ सेलिंग मार्केट कैन बी एक्सपांडेड बाय एग्जीबिशन एंड एडवर्टीजमेंट, द मार्केट कैन बी वाइड। अब यहाँ पे बोल रहा है साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके हम मार्केट सेल आउट कर सकते हैं मार्केट में। साइंटिफिक मेथड मतलब अपने प्रोडक्ट का एग्जीबिशन लगाना या उसका एडवर्टाइज करके हम लोग अपने मार्केट को ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। ये था हम लोग का असाइनमेंट नंबर 3 क्लास 12th का इकोनॉमिक्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से लिखे और फ्लाइंग कलर से पास हो और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमारे कमेंट बॉक्स को फिलअप कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।